हिट फिल्म शोले की तर्ज पर इन कैदियों ने जेल में सुरंग बनाने की योजना बनाई, लेकिन इसकी सूचना समय रहते जेल प्रशासन को मिल गई और कैदियों का षड्यंत्र विफल हो गया। हादसे के बाद हरकत में आया रेल मंत्रालय और रेल मंत्री पवन कुमार बंसल ने खुद बयान दिया कि इस हादसे से सीख ली जाएगी और सीख लेने के लिए खुद रेल मंत्री पहुंचेंगे इलाहाबाद जंक्शन। रेल मंत्री पवन कुमार बंसल ने मृतकों के परिवार वालों को 1-1 लाख और घायल लोगों को 50-50 हजार रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया। साथ ही ये भी कहा कि रविवार रात भगदड़ की वजह से जिनके परिवार वाले घायल हो गए हैं या नहीं मिल रहे हैं, उन लोगों को इलाहाबाद पहुंचाने के लिए प्रति व्यक्ति 2-2 पास इशू किए जाएंगे और जो लोग अभी भी अपने घरों तक पहुंचना चाहते हैं उनके लिए चलाई जाएगी 220 स्पेशल रेलगाड़ियां, जिसमें से 50 अकेली राजधानी दिल्ली के लिए होंगी। कल के बाद जो अपडेट है वो ये है, अब तक जो पता लगा है कि जो मृत्यु हुई है वो 35-36 लोगों की है। कल पता नहीं लग रहा था, वहाँ बहुत भीड़ थी। और दूसरी बात, फिर मैं ये कोई आज के दिन ये मौका नहीं कि किसका क्या है, क्योंकि आज भी यही बात पे जोर दिया गया है कि शायद कोई रेलिंग टूटी, शायद फुटओवर ब्रिज गया। ये सरासर गलत है। कोई फुटओवर ब्रिज कोलैप्स नहीं किया, कोई रेलिंग कोलैप्स नहीं की, ये बात मैं स्पष्ट तौर से लेकिन ये मैं जरूर कहना चाहता हूं कि वहां स्टैम्पीड के तहत बहुत ज्यादा लोग वहां पहुंचे हुए थे, जो उस वक्त संभव नहीं था उतनों लोगों को एकदम ट्रेन पे लेके जाने का। बंसल साहब को हादसे के पीछे की वजह भीड़ नजर आ रही है। अब बंसल साहब को कौन समझाए कि कुंभ में भीड़ तो होती ही है, लेकिन जब रेल मंत्रालय को भीड़ का अंदाजा पहले से था तो वो हरकत में आने में इतना देर क्यों लगा गए। इलाहाबाद के रेलवे स्टेशन पर कल हुए हादसे के बाद अपने परिवार के मृतकों का शव पाने के लिए लोगों को आज यहाँ पे काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। राशन की लाइनों में जैसे खड़े होकर राशन प्राप्त करते हैं, उसी तरीके से अपने परिवार का शव पाने के लिए लोग यहाँ पर लाइनों में खड़े रहे। इलाहाबाद जंक्शन पर कल हुए हादसे के बाद आज अपने परिवार के सदस्य की शव के लिए लोगों को इधर उधर भटकना पड़ा। कुछ परिवार तो ऐसे रहे जिनको यह खबर जैसे ही मिली वह अपने परिवार के शव को देखने के लिए इलाहाबाद के एसआरएन हॉस्पिटल पहुंचे, लेकिन उनका शव नहीं मिल पाया। हालांकि कुछ परिवार तो अपने परिवार के शव पा गए, लेकिन ऐसे कई परिवार हैं जो अपने परिवार का शव पाने के लिए अभी भी इंतजार कर रहे हैं। असीम आस्था के महाकुंभ पे जो महाकलंक लगना था वो तो लग गया, लेकिन अब जो नेता हैं वो अपनी अपनी खादी में तीनों पार लगाने के लिए इलाहाबाद पहुंच रहे हैं। इलाहाबाद के स्वरूप रानी अस्पताल में आज लाल और नीली बत्तियों का जमावड़ा लगा रहा। कभी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष निर्मल खत्री, तो कभी मंत्री बलराम यादव, कभी मुख्य सचिव जावेद उस्मानी, तो कभी डीजीपी शर्मा और इनके साथ साथ केंद्रीय रेल मंत्री पवन बंसल ने भी आज यहाँ पे अस्पताल का दौरा किया और यहाँ के बारे में जानकारी हासिल की। पर काम सिर्फ एक कि कल कुंभ में लगे कलंक को दूसरी पार्टी, सत्ता या प्रशासन पे लगाया जा सके और खुद को पाक साफ बनाए रखा जा सके और बरकरार रखा जाए खादी की चमक और खाकी की हनक। उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी जावेद उस्मानी आए थे एसआरएन अस्पताल परिजनों को देखने, लेकिन उन्होंने जाते जाते ये कह दिया कि सारी गलती जो भी कल स्टैम्पेड हुआ है उसका दोष रेलवे प्रशासन के ऊपर फूटना चाहिए। जैसा प्लान किया गया था, यदि सारी व्यवस्थाएं उसी प्रकार से चलती तो कदाचित इस तरह की दुखद दुर्घटना नहीं होती। इस दुर्घटना का हम सबको बहुत दुख है। ये दुर्घटना बिल्कुल नहीं होनी चाहिए थी। इसके लिए जो कोई भी जिम्मेदार है उसको ढूंढने के लिए, उसको स्थापित करने के लिए कि किसका उत्तरदायित्व है, ये जांच बिठाई गई है। ये जांच 1 महीने के भीतर कंप्लीट होगी। रेलवे स्टेशन पर भगदड़ से हुई मौतें भी गंगा भक्तों के उत्साह को कम नहीं कर पाई। मौनी अमावस्या के दूसरे दिन भी बड़ी संख्या में गंगा भक्तों ने आस्था की डुबकी लगाकर गंगा मां को नमन किया। मौनी अमावस्या के दूसरे दिन भी बड़ी संख्या में गंगा में डुबकी लगाने वालों का तांता लगा रहा। बगैर किसी तनाव के लोग भक्ति रस में डूबे सुबह से ही घाट पर जुटे रहे और देर शाम तक स्नान का सिलसिला चलता रहा और लगता है कि 15 तारीख के शाही स्नान तक भक्तों के आने का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। बहरहाल अनुमान से ज्यादा आस्था की डुबकी लगाने जुट रहे श्रद्धालुओं को देखते हुए
प्रशासन को आगे और सतर्क रहने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इलाहाबाद में घटित हुई घटना के संबंध में आज सूबे के राज्यपाल बीएल जोशी से मुलाकात की। मुलाकात के बाद अखिलेश यादव ने कहा है कि सभी जानते हैं कि आखिर इस घटना में कौन जिम्मेदार है। साथ ही अखिलेश ने यह भी कहा है कि इस घटना से न सिर्फ राज्यपाल बल्कि सूबे की सरकार भी दुखी और चिंतित है। साथ ही अखिलेश ने यह भी कहा है कि इस घटना में भेजे गए अधिकारी और मंत्रियों के वो लगातार संपर्क में हैं और स्थिति का जायजा भी ले रहे हैं। इलाहाबाद में आयोजित हुए कुंभ में घटना में कई लोगों की मौत के मामले में आज उत्तर प्रदेश के राज्यपाल बीएल जोशी ने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को राजभवन बुलाकर मामले की पूरी जानकारी ली है। दरअसल राजभवन के बुलावे पर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने राजभवन जाकर महामहिम राज्यपाल से मुलाकात के बाद कहा है कि राज्यपाल घटना के बाद दिल्ली में आयोजित बैठक को छोड़कर वापस लखनऊ आ गए। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा है कि कुंभ में हुई घटना से राज्यपाल और सरकार दोनों ही चिंतित और दुखी हैं। अखिलेश यादव ने ये भी कहा है कि वो भी ये जानते हैं कि घटना के लिए आखिर कौन जिम्मेदार है, लेकिन कौन जिम्मेदार है उस मसले पर उन्होंने कुछ भी बोलने से साफ मना कर दिया। मतलब साफ है कि अखिलेश आरोपियों के नाम अभी नहीं बताना चाहते हैं। अखिलेश यादव ने ये भी कहा है कि वो लगातार घटना के बाद देखरेख में लगे हुए हैं। अधिकारियों के साथ साथ वहां भेजे गए मंत्रियों के भी लगातार संपर्क में हैं और पूरी स्थिति का जायजा ले रहे हैं। अखिलेश ने कहा है कि फिलहाल सरकार की ये प्राथमिकता है कि सभी श्रद्धालु सकुशल अपने घर पहुंच जाएं। अखिलेश यादव ने विपक्षियों पर आरोप लगाते हुए ये भी कहा है कि कुछ लोग घटना पर ठीक भाषा का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं और सरकार के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे हैं। हालांकि कुंभ मेला समिति के अध्यक्ष के तौर पर काम कर रहे आजम खान ने आज ही घटना की नैतिकता के आधार पर जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। बहरहाल घटना के बाद मुख्यमंत्री ने ये भी ऐलान किया है कि मृतक के परिजनों को 5 लाख, गंभीर रूप से घायलों को 2 लाख और घायलों को 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राज्य सरकार की तरफ से दी जाएगी। फिलहाल घटना की जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं और अब देखना होगा कि जांच में कौन आरोपी पाया जाता है। बहरहाल घटना के बाद मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सरकार के 2 मंत्रियों बलराम यादव और दुर्गा प्रसाद यादव को भी इलाहाबाद भेजा है। जांच के आदेश भी दिए गए हैं। जांच का जिम्मा राजस्व परिषद के अध्यक्ष को सौंपा गया है। अब देखना होगा कि आखिरकार इस जांच में कौन दोषी पाए जाते हैं और सरकार उन दोषियों के खिलाफ क्या कार्रवाई करती है। महाकुंभ में दर्दनाक हादसे के बाद मेले के प्रभारी कैबिनेट मंत्री आजम खान ने हादसे पर दुख जताते हुए अपने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। आजम खान ने कहा, मेले की जिम्मेदारी मेरी थी, लेकिन तकनीकी तौर पर रेलवे स्टेशन की जिम्मेदारी मेरी नहीं थी। आजम खान ने कहा, 3 करोड़ से अधिक लोगों ने स्नान किया और बहुत इत्मीनान से किया। इसमें चाहे अधिकारी हो, कर्मचारी हो या डॉक्टर, सभी का सहयोग रहा। इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पर एक नाखुशगवार वाकया पेश आया है जिसने मुझे बहुत आहत किया है। आजम खान ने कहा, हादसे से आहत होकर मैं ये इस्तीफा दे रहा हूँ और ये इस्तीफा सीएम को सौंप रहा हूँ। कुंभ में हुए हादसे के बाद आज बहुजन समाज पार्टी ने सपा सरकार को आड़े हाथों लिया। जी हां, पार्टी के महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने कहा कि सरकार को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो और साथ ही इस घटना के दोषियों को जल्द ही सजा मिलनी चाहिए। बीएसपी महासचिव सतीश चंद्र मिश्र ने कुंभ में हुए हादसे पर शोक जताया है। सतीश चंद्र मिश्र ने मारे गए लोगों के परिवार को पूरी सहायता देने की सरकार से मांग की है। उन्होंने कहा कि जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई नहीं हो सकती। सतीश चंद्र मिश्रा ने घायलों को बेहतर इलाज देने की मांग की है। यही नहीं, उन्होंने मांग की कि आगे ऐसी घटना न हो सके और राज्य सरकार और रेलवे दोनों ही इसे सुनिश्चित करें। एससी मिश्रा ने इस मौके पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार को एक दूसरे पर दोषारोपण करने से भी रोकने की बात कही। उन्होंने कहा कि पूरे मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। रेलवे के दावे एक बार फिर से खोखले साबित हुए हैं। इलाहाबाद घटना के बाद भी लखनऊ रेलवे स्टेशन पर सूचनाएं देने वाली कोई भी व्यवस्था नहीं कराई गई है। कुंभ नगरी इलाहाबाद में रविवार को हुए हादसे के फौरन बाद जहां एक तरफ रोते बिलखते लोगों को मदद का इंतजार था, वहीं सूबे की राजधानी लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर भी इलाहाबाद से आने और जाने वाले यात्रियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ा। चारबाग रेलवे स्टेशन पर न ही कोई सुरक्षा का इंतजाम था और न ही किसी को हादसे से संबंधित जानकारियां मिल पा रही थीं।
कई यात्री ऐसे थे जिनके अपने इस हादसे में हमेशा के लिए उनसे जुदा हो गए, तो कई की आंखें गुम हो चुके अपनों को खोज रही थीं। लेकिन रेलवे की लापरवाही से पीड़ित यात्री परेशान ही नहीं, हलकान भी रहे। यानी कुल मिलाकर रेलवे के दावे हवा हवाई और खोखले साबित हुए। इतना ही नहीं, रेलवे के अधिकारी भले ही बड़े बड़े दावे कर रहे हों, लेकिन लखनऊ रेलवे स्टेशन पर यात्री हैरान और परेशान दिखे। आस्था के इस महापर्व में कुंभ में डुबकी लगाकर लोग अपने घर के लिए रवाना हो गए। वहीं ट्रेन में काफी भीड़ होने की वजह से, धक्का मुक्की की वजह से 2 महिलाएं ट्रेन के नीचे गिर पड़ी। प्रयाग में चल रहे इस महाकुंभ के आयोजन पे देश विदेश से हर जगह से लोग पहुंच रहे हैं और कल की जो घटनाएं हुई हैं भगदड़ की, उसमें काफी लोगों की जान जाने के बाद लोग अपने घरों की तरफ रवाना हो गए हैं। जिसको जिस तरह साधन मिल रहा है वो उस तरफ निकल पड़ रहा है। ऐसे में कहीं न कहीं जो घटनाएं हुई हैं आज सुबह वाराणसी में, वो कहीं न कहीं कल की घटनाओं को देखते हुए हुई है। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि महिलाओं के साथ धक्का मुक्की में महिलाएं नीचे गिर जाती हैं। वहीं महिला चलती ट्रेन के नीचे गिरने के बाद एक महिला की मौत हो जाती है। वहीं दूसरी महिला को सरकारी हॉस्पिटल में उपचार के लिए भेज दिया जाता है। फिलहाल ये दोनों महिला बलिया की रहने वाली थी और वाराणसी में एक की मौत हो गई, वहीं दूसरे की हालत भी गंभीर बनी हुई है। उत्तराखंड की योजनाओं के लिए बुरी खबर है। केंद्र सरकार ने प्रोजेक्ट आधारित योजनाओं के लिए मिले 800 करोड़ में से 500 करोड़ की कटौती कर दी है, जिससे राज्य द्वारा प्रस्तावित कई योजनाओं पर खतरा बढ़ गया है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर केंद्र ने यह फैसला उठाया क्यों है। कहते हैं जब राज्यों पर मुसीबत बढ़ती है तो केंद्र से मदद मांगी जाती है, लेकिन इस समय तो देश के आर्थिक हालात खराब हैं और केंद्र सरकार राज्यों के ही बजट से खासी कटौती करने में लगी हुई है। जी हाँ, केंद्र ने उत्तराखंड को 8200 करोड़ का वार्षिक बजट स्वीकृत किया था, जिसमें 800 करोड़ रुपए प्रोजेक्ट आधारित योजनाओं के तहत केंद्र ने देना था। लेकिन आर्थिक संकटों से जूझती केंद्र सरकार ने 800 करोड़ में से 500 करोड़ की कटौती कर दी है। इसके चलते दूसरे चरण में केंद्र को भेजे गए प्रस्ताव भेजे गए हैं, उन पर तलवार लटक गई है। राज्य सरकार को भेजे गए एक पत्र में केंद्र ने साफ बता दिया है कि वे 500 करोड़ रुपए की योजनाओं के लिए पैसा नहीं दे सकते हैं। उत्तराखंड के साथ साथ कई अन्य राज्यों के बजट में भी केंद्र ने कटौती की है। साफ है केंद्र की बिगड़ती माली हालत का खामियाजा अब राज्यों के विकास पर पड़ने लगा है। वहीं उत्तराखंड की बात करें तो राज्य की आर्थिक स्थिति वैसे ही खराब है। नौबत यह है कि बाजार से 10 सालों के लिए प्रदेश को कर्ज लेने को तैयार है। वेतन भत्ते और पेंशन देने के बाद राज्य के पास पैसा बचता ही नहीं है। ऐसे में इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए पैसा कहां से आएगा, यह एक बड़ा सवाल है। तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड के पूर्व सीएम बीसी खंडूरी की सरपरस्ती में उत्तराखंड भाजपा के अध्यक्ष तो बन गए हैं, लेकिन अब उन्हें खुद को सूबे की सियासत में एक मजबूत जनरल साबित करना है। इसके साथ ही साथ उन्हें खुद अंतरकलह से जूझ रही भाजपा में फील गुड का एहसास भी कराना है। आखिरकार लंबी जद्दोजहद के बाद तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड बीजेपी के नए मुखिया बन गए हैं। 2 पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी और बीसी खंडूरी की जोर आजमाई से उनके भाग का अमृत निकला है। तीरथ के प्रदेश अध्यक्ष बनने में खंडूरी और पूर्व सीएम निशंक की जोड़ी की अहम भूमिका रही। उत्तराखंड बीजेपी अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है, क्योंकि गुटबाजी और अंतरकलह अपने चरम पर है। आगामी लोकसभा चुनावों से पहले 2013 उत्तराखंड के लिए चुनावी साल होने जा रहा है, क्योंकि सूबे में सहकारिता, ग्राम पंचायत, नगर निकाय के चुनाव होने हैं। इन मुश्किल भरे हालातों के बीच तीरथ ने पार्टी का कांटों भरा ताज संभाला है। तीरथ सिंह रावत अपने सभी वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं के सहयोग से पार्टी को मजबूत बनाने की बात कह रहे हैं। कुल मिलाकर तीरथ सिंह रावत को 2 पूर्व सीएम भगत सिंह कोश्यारी और बीसी खंडूरी के अहम की चक्की के 2 पार्टों के बीच से गुजरकर अपना काम करना है। अगर सीधा सपाट कहें तो तीरथ के लिए उत्तराखंड बीजेपी का ताज एक कांटोभरी सेज होने वाला है। पिछले 4 महीनों से हड़ताल पर बैठी एएनएम ने आज वित्त मंत्री इंदिरा हृदयेश के घर में घुसकर नारेबाजी की। एएनएम पिछले लंबे समय से एरियर भुगतान की मांग करती आ रही है और सरकार की तरफ से सिर्फ आश्वासन ही मिल रहे हैं। एएनएम संघ के अध्यक्ष ने वित्त मंत्री को कर्मचारी विरोधी बताते हुए कहा कि उनके द्वारा कर्मचारियों की जायज मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा है, जिससे महिला कर्मचारियों को मानसिक उत्पीड़न हो रहा है। उन्होंने कहा कि यदि सरकार उनकी मांगों पर अमल नहीं करती तो वो 13 फरवरी को दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय का घेराव और 14 फरवरी को कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात कर उन्हें प्रदेश सरकार की तानाशाही के बारे में बताएंगी। एएनएम ने किया वित्त मंत्री इंदिरा हृदयेश के आवास का घेराव और नारेबाजी, तो वित्त मंत्री ने भी स्वास्थ्य मंत्री को आड़े हाथ देते हुए फोन पर कहा कि जब विभाग नहीं संभल रहे हैं तो उन्हीं को दे दें अपने विभाग।
एएनएम पिछले लंबे समय से एरियर भुगतान की मांग करती आ रही है और हर बार मांग पूरी करने के नाम पर सरकार की ओर से टाल मटोल वाला रवैया अपनाया जा रहा है, जिसके बाद एएनएम ने वित्त मंत्री इंदिरा हृदयेश का आवाज घेराव किया। वित्त मंत्री ने स्वास्थ्य मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी से फोन पर वार्ता के दौरान